हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम साइक्लोट्रॉन की वर्किंग को समझने वाले हैं। चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाता हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया कुछ इस तरीके से, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से ये पॉजिटिव है एंड दिस इज नेगेटिव। अब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, लेट्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारा, और ये एक्सेलरेट हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेट्स से दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है। तो कितना एक्सेलरेशन मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। एक्सेलरेशन वुड बी चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज दिस स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये इतना एक्सेलरेशन इसको मिलने वाला है। लेट्स से अगर मैं एक प्रोटॉन प्रोटॉन को लेके आता हूँ, इसको मिटा देते हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन की जगह एक प्रोटॉन को लेके आता हूँ। प्रोटॉन को मैं कुछ यहाँ पे रखूंगा, अब वो कुछ इस तरफ, इस तरीके से जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सेलेट होगा। इसको एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं प्रोटॉन का एक्सेलेरेशन निकालना चाहता हूं, तो एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन वुड बी चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, दैट इज प्लस क्यू ले लेते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सेम होता है, बस उनका पोलैरिटी अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम, द मास ऑफ द प्रोटॉन। हमारे पास चार्ज भी सेम है, हालांकि पोलैरिटी अलग अलग है। चार्ज इज द सेम मैग्नीट्यूड में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, बट द डिफरेंस इज इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आपको पता है जो मास प्रोटॉन का है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, इट्स ऑलमोस्ट 1800 times more than the mass of the electron. So for the same strength of the electric field, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैंने उतनी रखी, तो हमारा प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है दैट वुड बी 1800 टाइम्स लेस देन दैट द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में प्रोटॉन को एक्सेलरेशन बहुत कम मिलने वाला है। अगर मुझे प्रोटॉन को बहुत तेजी से मूव कराना है, उसकी एनर्जी बढ़ानी है, तो मुझे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को 1800 टाइम्स या 2000 टाइम्स बढ़ाना होगा, अगर मुझे इसको उतना ही एक्सेलरेशन देना है। एंड फॉर दैट आई वुड बी नीडिंग वेरी वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि मैं अपने प्रोटॉन को एक्सेलेट कर सकूं, जितना एक्सेलेट मैं इलेक्ट्रॉन को कर रहा हूं, जितनी वैल्यू एक्सेलेट इलेक्ट्रॉन को कर रहा हूं। पर उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। तो क्या मेरे लिए फिजिबल है? क्या मैं दूसरा कोई ऑप्शन देख सकता हूं जिसमें मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट करने के लिए रखी हुई है, उसी से काम चला लूं अपना, और मैं अपने प्रोटॉन को एक्सेलेट भी कर लूं? बट हाउ डज इट पॉसिबल? ये किस तरीके से कर सकते हैं हम? चलिए कुछ एक तरीका देखते हैं। मान लिया ये मेरा प्रोटॉन है, कुछ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से ये नेगेटिव, और ये मेरा, इसको कुछ इस तरीके से मैं दिखाता हूं, ये मेरा प्रोटॉन है, और कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि इसको दोबारा से कुछ ऐसे, अगर मैं इसको कुछ ऐसे घुमा के दोबारा से मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आऊं, जैसे मैं किसी तरीके से इसको घुमा दूं, कुछ ऐसे घूम गया, और दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आऊं, ताकि इसको दोबारा से एक्सेलेरेशन मिल जाए, और ये दोबारा एक्सेलेरेट हो जाए, और फिर मैं इसको घुमा दूं, और फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दूं, और फिर इसको मैं एक्सेलरेट कर दूं। ऐसे मैं इसको गोल गोल घुमाता रहूं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालता रहूं, तो बार बार मैं इसको एक्सेलरेट करता रहूंगा, और इससे मेरे प्रोटॉन का एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा विद द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर एक चीज जो सोचने वाली है, जब मैंने ये, दिस इज द पॉइंट ए ले लेते हैं, और ये पॉइंट बी, यहां से ये स्टार्ट करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है, और उसके बाद मैंने कुछ इसको घुमा दिया किसी तरीके से, लच्छे ऐसे मैंने इसको घुमा दिया, और जब ये पॉइंट सी पे आया, पॉइंट सी पे ये जो प्लेट थी, इट हैज नेगेटिव चार्ज, और अब मुझे एट द सेम टाइम, जैसे ये पॉइंट सी से थोड़ा सा आगे निकला, तो मुझे यहाँ की पोलैरिटी प्लस करनी पड़ेगी और यहाँ की नेगेटिव करनी पड़ेगी, तभी मेरा प्रोटॉन कुछ ऐसे जा पाएगा। फिर उसके बाद इसको एक्सेलरेशन मिल गया, अगेन ये एक्सेलेट हो गया C2D पॉइंट पे, फिर ये मैंने इसको गोल गोल घुमा दिया फिर, और जैसे ही ये पॉइंट ई पे आता है,
पॉइंट ई से थोड़ा सा आगे निकला, मैंने फिर से इसको पोलैरिटी को प्लस कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, फिर इसको एक्सेलेरेशन मिल गया एंड इट रीचेस पॉइंट एफ, और यहाँ पे फिर इसने एक चक्कर लगाया और ऐसे घूमते घूमते इट रीचेस पॉइंट ई एफ जी, जी पॉइंट पे पहुंच गया। और यहाँ पे अगेन आई मैंने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, प्लस कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया, फिर इसको एक्सेलेरेशन मिल गया और कुछ इस तरीके से ये ऐसे गोल गोल घूमता रहा। तो मैंने सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको मैंने सेम करके अपने प्रोटॉन को एक्सेलेरेट कर दिया ज्यादा। कैसे? बार बार उसी जगह से मैंने उसको गुजार दिया, बार बार उसी जगह से मैंने उसको पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड से। और क्या किया, मैंने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को भी चेंज करता रहा। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वुड नॉट बी स्टैटिक, इट वुड बी ए काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऑसिलेटर से मुझे मैंने लगा दिया ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज होती रहे आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। इससे क्या होगा कि मेरा जो प्रोटॉन है जो कि भारी है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, जो कि कम इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना एक्सेलरेट नहीं हो सकता नॉर्मली, तो मैंने एक तरीका देखा कि अगर मैं अपने प्रोटॉन को घुमाता रहूं किसी तरीके से और बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालता रहूं, हाँ, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को मैं जरूर चेंज करता रहूं आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तो आई कैन एक्सेलरेट माय प्रोटॉन। yes, I can accelerate my proton to the extent of acceleration that electron has got with the same value of electric field। तो अब मैं घुमाऊं किस तरीके से, ये भी एक चीज आपको सोचनी पड़ेगी। घुमाएं किस तरीके से इसको? अगर मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने लास्ट टाइम सीखा था जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स कुछ अगर चार्ज पार्टिकल में लगती है, मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरीके से है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन और उसका क्रॉस प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन। अगर मैं ये फोर्स इस अपने पूरे सिस्टम में, अगर ये मेरा सिस्टम है, ये अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर दूं जिससे मेरा प्रोटॉन गोल गोल घूमने लग जाए, तो आई कैन actually accelerate my proton number of times and hence can increase its velocity और उसकी एनर्जी में बढ़ा सकता हूँ। तो अब आप खुद मुझे सोच के बताओ कि अगर मेरा प्रोटॉन कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरीके से, माय प्रोटॉन इज सर्कुलेटिंग या मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में एंड ये जो उसकी वेलोसिटी है कुछ इस तरीके से है, ये दिस इज द वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ जाएंगी कि जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में घूमे? ये आप सोच के मुझे बताइए, वीडियो पॉज करिए और सोच के बताइए। वेल देखिए, ये वेलोसिटी कुछ ऐसे है, दिस इज द वेलोसिटी, ये मेरे प्रोटॉन की वेलोसिटी है, दिस इज माय प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से ये जा रहा है। एंड अगेन ना ये कुछ गोल गोल घूम रहा है, दैट मीन्स जो फोर्स है दैट इज, अगर इसका रेडियस ये मान लिया मैंने सेंटर सीकिंग फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स मान ली क्योंकि इसे गोल गोल घुमाना है, दिस इज परपेंडिकुलर। तो इन दैट केस मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ होनी चाहिए कि जिससे मैग्नेटिक फोर्स कुछ ऊपर की तरफ लगे? अगर मैं अपने थंब कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, थंब, दिस इज माय थंब, अगर, और ये मेरी फिंगर्स हैं कुछ इस तरीके से, आई होप मेरी ड्राइंग आपको समझ आ रही होगी। तो दिस इज थंब, ये थंब है हमारा। थंब, राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है, और यस जो वेलोसिटी है दैट इज इस डायरेक्शन में है, जो मेरी फिंगर्स हैं ये देखिए, दिस इज द वेलोसिटी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ स्क्रीन के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू टू द वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी अगर अंदर की तरफ जाएंगी कैसे? अगर आप देखिए, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम वी and move towards
मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालूंगा तो फोर्स मेरी ऊपर की तरफ जाने वाली है। सो जो मेरी कर्ल फिंगर्स हैं वो एक तरह से बता रही हैं कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर v कुछ ऐसे है तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो स्क्रीन के अंदर होने वाला है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर स्क्रीन के अंदर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरा इज इनटू द स्क्रीन तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमने वाला है और गोल गोल चक्कर लगाएगा और उसको बार बार वो एक्सेलरेट होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमने बढ़ाई नहीं, जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए यूज की थी वही अगर हम प्रोटॉन के लिए यूज करें, लेकिन अपने प्रोटॉन को हम बार बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारें बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको बार बार एक्सेलरेट होगा और उसकी एनर्जी बढ़ेगी, हाई एनर्जी प्रोटॉन हमें मिलेगा। चलिए ये पता लगाते हैं। मैंने एक चीज जो बोली थी आपको, ये बोला था कि हम ऑसिलेटर की जो ऑसिलेटर मींस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को चेंज करूंगा आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। पर वो टाइम पीरियड क्या होगा, कितने टाइम पीरियड में मुझे उसको चेंज करना होगा, वो किस तरीके से निकालेंगे। लेट्स से टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज दिस इज टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल circumference divided by the velocity of the proton। अब देखिए लेट्स से मैं अगर कुछ यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे दोबारा समझते हैं, अगर ये मेरा प्रोटॉन है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, दिस इज माय प्रोटॉन, इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके गया यूजिंग ऑसिलेटर और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो मेरा जो प्रोटॉन है वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से कुछ ऐसे गोल गोल जाने वाला है। लेट्स से ये पॉइंट मेरा ये मान लेते हैं और ये पॉइंट बी यहाँ पे पहुंच गया। तो जो फोर्स है दैट इज सेंटर सीकिंग, कुछ इस तरीके से लग रही है फोर्स। और ये जो है दैट इज इट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ या सेमी सर्कुलर पाथ। तो कितना टाइम लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में, एंड दिस टाइम पीरियड वुड बी, ये आधा है टोटल टाइम पीरियड का, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, इट कैंसल्स आउट। तो ये आ गया हमारा पाई आर बाय वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होने वाला, इसकी जो वेलोसिटी है जो पॉइंट ए पे थी वही पॉइंट बी पर रहेगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कुलर घुमा रही है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रही। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा थ्रू आउट ए से लेके बी तक। जब ये दोबारा एंटर करेंगे तब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे ए से बी के बीच में इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे। तो अगर मैं सिर्फ इस सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ को कंसिडर करूं, इस केस में इसको सर्कुलर मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन वेलोसिटी इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री में है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है साइन थीटा दैट इज साइन 90 1 होने वाला है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माय मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसको सर्कुलर घुमा रही है, तो मैं कैन आई राइट दिस दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज मेकिंग इट गो राउंड एंड राउंड विद रेडियस आर, और रेडियस आर अभी हमारा ये वाला है। तो ये 1 हो जाएगा। जो मेरी वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से निकल के आने वाली है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू आर, दैट आर अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, वेलोसिटी मेरी क्यू आर बी बाय एम। So this is my velocity of the proton from point A to point B.
तो ये जो वैल्यू है वेलोसिटी की, अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो मेरा वो निकल के आने वाला है टाइम पीरियड. सो माय टाइम पीरियड फॉर हाफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर divided by velocity is b q r. m goes upside, ऊपर चला जाएगा, ये r से r कट गया, तो जो मेरा निकल के आने वाला है पाई m बाय क्यू बी, पाई m बाय बी क्यू. सो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर हाफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो एक चीज जो समझने वाली है, दैट इज पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्रोटॉन भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, और फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हमने यूनिफॉर्म रखा हुआ है. तो जो टाइम पीरियड है, यानी कि टाइम ए से बी की तरफ जाने का, दैट इज कांस्टेंट. और उसी तरह ये यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हुई, फिर यहाँ से यहाँ आने का, इसको सी ले लेते हैं, सी से डी, यहाँ पे हमारा रेडियस बढ़ने वाला है, इसको R1 ले लीजिए. तो सी से डी पे आने का टाइम पीरियड भी यही होने वाला है. सिमिलरली डी से दिस पॉइंट ई पे, दिस इज लेट्स से इसको ई ले लेते हैं एंड दिस इज एफ. तो एफ ई से एफ पहुंचने का टाइम पीरियड भी यही होने वाला है. तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता लग गई कि दैट इज द टाइम पीरियड फॉर ए सेमी सर्कुलर पाथ. एक पूरा आधा चक्कर लगा के और दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने का जो टाइम पीरियड है, दैट इज द सेम. तो अगर मैं इस टाइम पीरियड के हिसाब से अपने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर दूं, अपने ऑसिलेटर को इस तरीके से एडजस्ट कर दूं, तो बिल्कुल सही टाइम पर ऑसिलेटर की पोलैरिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज होने वाली है, और राइट टाइम पे ही हमारे जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और प्रोटॉन को एक्सेलरेशन मिल जाएगा, उसको अपोज नहीं करेगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक होता, अगर लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, मेरा प्रोटॉन यहां से यहां गया और मैग्नेटिक फील्ड ने इसको गोल गोल घुमा दिया, लेकिन अब जब ये एंटर करेगा तो उसको अपोजिशन मिलेगा, क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं. अब ये पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा तो यहां से इसको ऑपोजिशन मिलेगा. बट जैसे ही ये एंटर करता है, मैं पोलैरिटी चेंज कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता लग गया है टाइम पीरियड क्या है, और वो कांस्टेंट टाइम पीरियड इज दिस, मुझे पता लग गया है. तो मैं बिल्कुल सही टाइम पे अपने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर देता हूं, और बिल्कुल राइट टाइम पे वो चेंज हो रही है, स्विच हो रही है. पहले ऐसे थी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और इस टाइम पीरियड के बाद एकदम से ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई. तो जैसे ही मेरा प्रोटॉन एंटर करेगा गोल गोल घूम के दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और उसको दोबारा से एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो एक मुझे जो टाइम पीरियड मिला, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड द रेडियस आल्सो. तो जिसके बेसिस पे आई कैन फिक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, और मुझे हर बार प्रोटॉन के लिए एक राइट एक्सेलरेशन मिलने वाला है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हमें पता लगी. अच्छा, एक चीज और समझते हैं, इस ऑसिलेटर में एक चीज और समझने वाली है. मैं अगर आपसे पूछूं कि जो, अच्छे दोबारा बनाते हैं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड एंड दिस इज अवर ऑसिलेटर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को बार बार चेंज कर रहा है एट द फिक्स्ड टाइम इंटरवल, जिससे हमारा जो प्रोटॉन है बार बार एक्सेलरेट हो रहा है राइट टाइम पर. ओके, अब एक चीज है, अगर मुझे पता लगाना है, जैसे ये मेरा प्रोटॉन कुछ इस तरीके से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और इसकी फिर ऐसे गया, और फिर इसको हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया. वेरी हाई एनर्जी, मतलब यहाँ पे हमने मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी अटेन कर ली, और उसके पास मैक्सिमम एनर्जी आ गई. तो अब हमें इसको जहाँ पे भी हिट करवाना है, जो भी हमारा टारगेट है, वहां पे हमने इसको हिट करवा दिया. भी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ओके, ये जो ऑसिलेटर है, इस ये जिस जहां पे ये प्रोटॉन को हम घुमाते हैं, एक तरह से एनक्लोज्ड डी है, कुछ इस शेप में होते हैं, मेटालिक एनक्लोज्ड डी बोलते हैं. आई होप मेरी ड्राइंग आपको कुछ इस तरीके से, ये दो डी कुछ इस तरीके से होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि चेंज हो रहा है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ऑसिलेटर के जरिए.
तो कुछ इस तरीके से प्रोटॉन हमारा ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली और ये वी मैक्स, और जो टारगेट है वहां पे हिट करा दिया जाता है। तो ये जो हाफ, ये जो डी है, जितना डी का रेडियस है उतना ही रेडियस हम कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर लेंगे, उतना ही रेडियस कर सकते हैं अपने सर्कुलर पाथ का, अपने प्रोटॉन के घुमाने का, क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो वो फिर डी से टकरा जाएगा, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो अगर हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या हम पता लगा सकते हैं? हमें रेडियस कितना करना है, जो डी का रेडियस है, लेट्स से डी का रेडियस इज आर, इसका मैक्सिमम रेडियस हमारे प्रोटॉन का आर हो सकता है। और यस, जो डी है वो अंदर से बिल्कुल इवैक्यूएटेड होते हैं, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स भी नहीं होते, प्रोटॉन एयर मॉलिक्यूल के साथ भी टकरा सकते हैं, और जिससे उनकी एनर्जी में फर्क पड़ सकता है, और हम टारगेटेड, जो हमारा टारगेट है उस पर हम उसको स्ट्राइक नहीं करा सकते। और साथ में इन डी के अंदर शील्ड, दे आर शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, डी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जो ये जो स्पेस है, ये जो मैं आपको स्पेस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या होगी, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगी? ये देखिए, ये हमने निकाली, ये वेलोसिटी है, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी अगर मैं इस छोटे आर की जगह जो रेडियस है डी का वो रख देता हूं, दैट इज आर, एंड मास ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, और रेडियस भी कांस्टेंट है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं? अभी हम बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता। अब यहाँ पे ये एक चीज ये निकल के आई कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला कि लच्छे, अब यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैंने लिख देता हूँ, बी नॉट स्ट्रेंथ, बी नॉट स्ट्रेंथ है, बी नॉट स्ट्रेंथ है। और उस बी नॉट स्ट्रेंथ की वजह से जो रेडियस है, रेडियस क्या होने वाला है, मतलब बी नॉट स्ट्रेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कुछ ऐसे होने वाला होगा। अगर मैं ये रेडियस निकालूं, बी एम बाय बी क्यू, मतलब अगर बी नॉट मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो लेट्स से ये रेडियस है, और यहाँ पे एक्सेलेरेट होता है तो ये थोड़ा बढ़ जाता है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता हूँ, बी वन कर देता हूँ, उससे क्या होगा, उससे मेरा जो रेडियस है छोटा हो जाएगा कुछ इसके मुकाबले, कुछ लेट्स से यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा जो रेडियस है पहले ये था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड से बार बार इसका ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे। तो जो नंबर ऑफ एक्सेलरेशंस, मतलब कि ये अब ज्यादा बार इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेगा इसके मुकाबले, क्योंकि हमने रेडियस को छोटा कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा के। अब ये छोटे रेडियस से स्टार्ट होके धीरे धीरे ऐसे घूमेगा, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा नंबर ऑफ टाइम से गुजरेगा, तो इसको ज्यादा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैं कम कर देता हूँ, लेट्स से B2 कर दी, तो उस केस में क्या होगा, अब ये इसका रेडियस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है तो इसका रेडियस कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये पहले के मुकाबले कम बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजरेगा, यानी कम इसे एक्सेलरेशन मिलेगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाता हूं, तो नंबर ऑफ टाइम्स इट इज एक्सेलरेटेड, मोर नंबर ऑफ टाइम्स, मोर नंबर ऑफ टाइम्स एक्सेलरेटेड, मोर नंबर ऑफ टाइम्स। और जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम करता हूं, तो इट इज एक्सेलरेटेड लेस नंबर ऑफ टाइम्स पहले के मुकाबले। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने से वो ज्यादा बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजरेगा, उसको ज्यादा बार एक्सेलरेशन मिलेगा, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये देखिए, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम करूंगा तो उसका रेडियस बड़ा होगा, और वो कम बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजरेगा। देखिए, एक बार गुजरा, दो बार गुजरा, तीन बार, तो उसको एक्सेलरेशन कम मिलेगा, और उसकी जो मैक्स वो वेलोसिटी है वो कम होगी, इजेक्शन इजेक्शन वेलोसिटी जिससे हमें स्ट्राइक करवाना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं
इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूं तो दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उससे क्या होगा? एक्सेलरेशन उसको, ठीक है, चार्ज, उसको एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोवाइड करेगा। ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा तो उसका वेलोसिटी भी ज्यादा चेंज आएगा, तो जिसकी वजह से रेडियस भी उसका ज्यादा होगा और वो कम बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजरेगा। आप एक चीज को देखो, जब आप कोई भी अगर बहुत तेजी से कार चल रही है और आप ऑब्जर्व करोगे तो उसको छोटे रेडियस में मोड़ना इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए उसके लिए बड़ा रेडियस बनाना पड़ता है। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने से वो जो रेडियस है वो छोटा हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो ज्यादा बार हमारा प्रोटॉन ज्यादा बार इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेगा, उसको ज्यादा बार एक्सेलरेशन मिलेगा और उससे ज्यादा बार उसकी जो है वेलोसिटी बढ़ेगी और हम मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर पाएंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।